नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विद्या संबल योजना के बारे में, जिसमें दोस्तों आपके जो स्कूल और कॉलेजेस के दोस्तों जो पद हैं, विशेषकर जो हायर एजुकेशन के जो खाली पद हैं दोस्तों, उसके ऊपर लेक्चरर्स या यूँ कहें प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर लगाए जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या चयन प्रक्रिया रहेगी और कैसे इनका पूरा चयन का पूरा जो शेड्यूल है या चयन का आप ढांचा कह दीजिए वो है दोस्तों रहेगा। और संविदा कर्मियों में और विद्या संबल योजना के थ्रू जो गेस्ट फैकल्टी लगेगी उसमें क्या अंतर है, उसके बारे में दोस्तों आज बात हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रदेश के शहर और गांवों के राजकीय कॉलेजों में रिक्त पड़े व्याख्याता पदों पर अब गेस्ट फैकल्टी पढ़ाई करवाएगी। इससे तहसील स्तर पर नए खोले गए कॉलेजों में विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्हें तहसील स्तर पर ही उच्च शिक्षा मिल सकेगी। विद्यार्थियों को शहरों की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर ने राज्य के कॉलेजों में रिक्त पड़े व्याख्याता पदों को गेस्ट फैकल्टी से भरने की स्वीकृति दे दी है। दोस्तों, इससे पहले मैंने गेस्ट फैकल्टी वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इवन थर्ड ग्रेड के भी जो गेस्ट फैकल्टी के टीचर्स लगाए जाने हैं उसकी पेमेंट क्या होगी और उनको खैर भत्ते तो नहीं मिलेंगे बट पेमेंट क्या होगी और कैसे उनके लगने की प्रक्रिया होगी वो भी बताया था। इस वीडियो में हम स्पेशली जो कॉलेज लेक्चरशिप है उसकी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये नियम उन कॉलेजों पर लागू होगा जहां 60% या उससे कम स्टाफ है। नियम के अनुरूप जब भी कॉलेज में नियमित फैकल्टी का अपॉइंटमेंट होगा, गेस्ट फैकल्टी को वरीयता के आधार पर हटाया जा सकेगा। इससे 2019, 2020 और 2021 में तहसील स्तर पर जो नए कॉलेज खोल दिए गए हैं और उनमें व्याख्याताओं की कमी थी वो जो है पूरी हो जाएगी। इससे दोस्तों विद्यार्थियों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित हो रही थी, जैसे आपको पता है। और जबकि पहले कॉलेजों में संविदा पर व्याख्याताओं की भर्ती की जाती थी, लेकिन वे कुछ सालों बाद स्थायी करने की मांग करने लग जाते थे। इससे सरकार ने पहली बार कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी का रास्ता अपनाया। इससे सरकार पर आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा। अब दोस्तों, कई सारे बच्चे पूछेंगे भी कि सर क्या फ़र्क है गेस्ट फैकल्टी में जो विद्या संबल योजना के तहत लगने वाले हैं और क्या उसमें अंतर है संविदा कर्मियों। तो संविदा कर्मी जो होते हैं वो और ये एक सेम ही चीज़ है मैं अगर कहूँ। हाँ, थोड़ी सी पेमेंट अच्छी ज़रूर मिलेगी क्योंकि हायर एजुकेशन होती है, मास्टर्स होती है 55% के साथ, फिर नेट होता है, सेट स्लेट होता है किया हुआ, तो हायर एजुकेशन है। और जो संविदा कर्मी में जो मोस्टली लगते हैं वो 12th पास, 10वीं पास होते हैं। तो संविदा कर्मियों में और यहाँ पे जो गेस्ट फैकल्टी लगेगी इसका सबसे बड़ा फ़र्क ये कि हायर एजुकेशन है। और दूसरी बात ये है कि संविदा कर्मी जो होते हैं वो एक तरीके से आपके जो कार्यकाल के आधार पर होते हैं, 1 साल, 3 साल, 5 साल, फिर वो कहते हैं हमें परमानेंट करो, स्थायी करो, तो ये भी उनकी मांग रहती है। लेकिन इस बार गेस्ट फैकल्टी में ऐसा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि पहले से ही एक प्रारूपण उनको साइन करवाया जाएगा, एक फॉर्मेट पे साइन कराए जाएंगे कि आप कभी भी स्थायी करने की मांग नहीं करोगे, पहली चीज़। सेकंड, जब भी जो स्थायी फैकल्टी लगेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होके एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर जो प्रमोट होके आएंगे, तब आपको हटना पड़ेगा बिना किसी शर्त के। जैसे आपको पता होगा रीट में दोस्तों जो इंग्लिश एडिशनल के जो बच्चे थे, अभ्यर्थी थे, उनको नियुक्ति दी गई थी इसी आधार पर, इसी शर्त के आधार पर दी गई थी कि कोर्ट का फैसला आपके विरुद्ध आता है माननीय उच्च न्यायालय का, तो आपको हटना पड़ेगा बिना किसी शर्त के। तो वही इसमें होने वाला दोस्तों। तो प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय दोस्तों बनाई जाएगी। इसके अध्यक्ष जो है वो जिला कलेक्टर या उनके द्वारा मनोनीत कोई व्यक्तित्व होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी या विभागीय नोडल अधिकारी होगा, जो कि जाहिर सी बात है शिक्षा से संबंधित। निर्धारित योग्यता वाले अभ्यर्थियों की सार्वजनिक सूचना तैयार की जाएगी और निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉक वार संस्थागत आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। उक्त समिति की निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी और उस आधार पर गेस्ट फैकल्टी बनेगी। अब उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर, तो अब जो न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा होगी, जैसे अलग से एग्जाम नहीं होगा, यहाँ क्या लिखा देखिए, उक्त समिति निर्धारित, यानी कि ये जो समिति निर्धारित करेगी न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर। ये न्यूनतम डिसाइड करेंगे कि चलो पीएचडी न्यूनतम रखें, नेट न्यूनतम रखें, मास्टर्स न्यूनतम रखें, सेट रखें, जेआरएफ रखें, क्या रखें। तो उसमें से जो ये न्यूनतम रखेंगे उसमें जो सबसे बढ़िया नंबर वाले होंगे और फिर वो पोस्ट वाइज उनको सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें भी कंपटीशन रहेगा। अब कोटा से फ़ायदा मिलने वाला है क्योंकि 37 में से मात्र 3 पद ही भरे हुए हैं कॉमर्स कॉलेज में और बाकी सारे कॉलेजों की लिस्ट आपके सामने है। बात करें दोस्तों बाकी सारी जगहों की, तो इस योजना के अंतर्गत प्रति कालांश के सहायक आचार्य को 800 रुपये, तो 800 रुपये दोस्तों मिलने वाले हैं। और जैसे मैंने बताया भी कई सारे वीडियोज़ में कि 2 से 2,500 पद खाली है। 918 की जो भर्ती निकली हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके बाद भी 2 से 2,500 पद खाली हैं, तो उन पे ये सारे लोग लगने वाले हैं। तो 800 रुपये मिलेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर को, 1,000 रुपये मिलेंगे
मिलेंगे एसोसिएट प्रोफेसर को, जिनको सह आचार्य बोलते हैं, और 1200 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से भुगतान किया जाएगा आचार्य को जिन्होंने फुल पीएचडी कर रखा है। हालांकि पीएचडी तो सह आचार्य के लिए भी जरूरी है, बट उनके फिर जैसे मैंने कहा ना, आगे फिर उन्होंने जितना जो दोस्तों उन्होंने अपना अनुभव लोगों के साथ शेयर किया है, बुक्स वगैरह लिखी है, उस बेस पे जो है सह आचार्य और आचार्य में फ़र्क किया जाता है। और आचार्य के लिए जो है वो 45,000 के, सहायक आचार्य के लिए 45,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें सेवानिवृत्त जो होते हैं, मतलब रिटायर्ड शैक्षणिक अधिकारी और युवा वर्ग में जिनकी आयु 21 वर्ष होगी, उनको गेस्ट फैकल्टी, तो वही है 21 से 40 वाला मैटर है। हालांकि 40 अधिकतम एज वाले का यहाँ कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कोई परमानेंट नहीं लगा रहे, बट न्यूनतम 21 साल जरूरी है, और अधिकतम तो फिर जब तक आप पढ़ा सकते हो तो पढ़ा सकते हो। यूजीसी के मापदंड के अनुसार संबंधित विषय में एमएससी, एमए, एमकॉम में स्नातक के साथ स्नातकोत्तर यानी कि यूजी और पीजी होना चाहिए आपके। बीए, बीएससी, बीकॉम मेन जो 3 सब्जेक्ट हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम, इनके अलावा भी कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। नेट या पीएचडी 2009 के नियम के अनुरूप तो नेट तो जरूरी है ही, और फिर अगर पीएचडी रखते हैं तो फिर वो मैंने कहा आचार्य के लिए जरूरी है। और अगर 3 बुक्स लिख रखी है तो फिर आचार्य, और 2 लिख रखी हैं, 1 लिख रखी है, तो जैसे जो नियम है उस हिसाब से सह आचार्य डिसाइड होता है। कॉलेज स्तर पर विषयवार एक समिति की स्थापना की जाएगी, जो सबसे पहले दस्तावेज की जांच करेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कह दो। अपात्र आवेदनकर्ताओं को हटाने के बाद 3 पात्र आवेदनकर्ताओं का एक पैनल जो है वो तैयार किया जाएगा। इस प्रकार एक सीट के लिए 3 पात्र अभ्यर्थियों को मेरिट बनाई जाएगी। सपोज 10 सीटें खाली किसी कॉलेज में, तो 30 अभ्यर्थी वहाँ पहले सेलेक्ट करेंगे, और उनमें फिर अभ्यर्थियों की मेरिट बनाएंगे, उस आधार पर जो है चयन किया जाएगा। शपथ पत्र भी भरवाया जाएगा। अब दोस्तों यही शपथ पत्र सबसे महत्वपूर्ण है, कि जो एफिडेविट भी आप कह सकते हो, कि इसमें लिखवाया जाएगा कि हम परमानेंट करने की मांग नहीं करेंगे, और जैसे ही परमानेंट वाली फैकल्टी आएगी, परमानेंट वाले एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर्स आएंगे, तो हम तुरंत हट जाएंगे बिना किसी शर्त के। तो यही उसमें आपके भरवाया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी की संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर प्रतिमाह भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा आपका काम होगा वैसे भुगतान भी होगा। स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि यूजी और पीजी के प्रतिशत के आधार पर अधिकतम 46 अंक मिलेंगे। फिर पीएचडी के 25 अंक है, जो दोस्तों एमफिल के बाद सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो। एमफिल में 60% होने पर 7 अंक है, तो एमफिल में न्यूनतम 60% होने चाहिए। सबसे ज़्यादा अंक बार जो है आपके जो है बीए, एमए, यूं का यूजी और पीजी का है। फिर सेकंड नंबर पे जो है पीएचडी का है। फिर एमफिल में अगर आपके 60% है तो 7 अंक, जेआरएफ होने पर 10, नेट सेट या स्लेट होने पर 5 अंक, शोध प्रकाशन के 6 अंक, पोस्ट डॉक्टरल अनुभव के 10 अंक। तो शोध प्रकाशन क्या है, जो जैसे कोई भी डॉक्टरेट करता है, पीएचडी करता है, तो उसमें वो बुक्स उनको छापनी पड़ती हैं, बुक्स उनको लिखनी पड़ती हैं, अपना अनुभव जो है साझा करना पड़ता है, रिसर्च करके उन बुक्स को लिखते हैं वो लोग। तो उसमें जो है उसको कहते हैं दोस्तों शोध प्रकाशन, और उसके 6 अंक होंगे। जितने ज़्यादा शोध प्रकाशित किए होंगे, बुक्स प्रकाशित की होंगी, उतने ज़्यादा उनको अंक मिलते हैं। फिर पोस्ट डॉक्टरल अनुभव के 10 अंक, यानी कि जो है पीएचडी करने के बाद उन्होंने कितना एक्सपीरियंस किया है, उसके 10 अंक मिलते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर 3 अंक, और राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत होने पर 2 अंक दिए जाएंगे। तो ये सारी उसमें एलिजिबिलिटी में जोड़े जाएंगे। जैसे गुजरात में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, कई सारी मैंने देखी भी, जिसमें जो है आपके जितने ज़्यादा परसेंटेज होंगे मास्टर्स में, नेट में, फिर अंडर ग्रेजुएट यानी कि स्नातक में, तो उसमें जितने ज़्यादा परसेंटेज होते हैं उतने ज़्यादा आपको बोनस अंक मिलते हैं। तो ठीक वैसा ही कुछ इसमें करने की कोशिश की है, कि जितनी ज़्यादा आपकी डिग्रियां होंगी, जितनी ज़्यादा आपकी उपाधि होगी, अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, सम्मान होगा, उतना ज़्यादा आपको इसमें अंक मिलते चले जाएंगे। तो ऐसे करके दोस्तों गेस्ट फैकल्टी काम करेगी, और जल्दी इस पे सरकार काम शुरू भी करने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, समितियां बनानी है, 3 लोग सिलेक्ट करने हैं, उनमें से एक चुन लेना है, बात खत्म। नहीं तो फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रक्रिया देखिए, ऑलमोस्ट 6-7 महीने, आई थिंक 8 महीने हो गए भर्ती आए हुए, और 8 महीने और लगेंगे तब भर्ती पूरी होगी। नहीं तो 8 महीने में तो इसमें 3 भर्तियां पूरी की जा सकती है। तो बस यही फ़र्क है। और अगेन जैसे मैंने आपको कहा भी कि हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, तो इसके सबसे ज़्यादा फ़ायदे यही हैं कि आपको बिना किसी कोई बड़े कंपटीशन एग्जाम को फाइट किए लोकल बेस पे आपको जॉब मिल जाएगी। ऑलमोस्ट उसके जितने तो पैसे नहीं, बट आधे पैसे मिल जाते हैं। और उसका दोस्तों जो है, इसका एक और जो मैं कहूँ, ये तो लाभ हो गया, लेकिन अगर जो हानि है इसकी, तो वो ये कि अगेन टेम्परेरी जॉब है, ये संविदा कर्मियों की तरह ही है, जिसमें जो है आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा। आप आज तो 46,000 ले रहे हो, 50,000 ले रहे हो, 60,000 ले लोगे, कल कोई और आएगा आपकी जगह चयनित होगे तो सीधा आपको बाहर कर दिया जाएगा, आप 1 मिनट भी नहीं रुक पाओगे वहाँ पे। तो बस यही है कि कुछ नहीं होने से, वो कहते हैं ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर है। तो अगर बिल्कुल जॉबलेस बैठे हो, नहीं है कोई चांस, तो बिल्कुल इसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। कुछ नहीं होने से चलो कुछ तो है। और अगर आपको ये लगता है कि हाँ आप कंपटीशन एग्जाम क्रैक कर सकते हो और आप बिल्कुल लड़ सकते हो, बेरोजगारी की ज़िंदगी जी के भी लड़ सकते हो, तो इसमें बिल्कुल मत आइएगा। उधर आपकी जो जॉब रहेगी वहाँ सिक्योर जॉब है,
भगवान ना करे आपको कुछ हो जाता तो आपके बीवी बच्चों की ज़िंदगी फिक्स है कि चलो वो जब तक रहेंगे तब तक उनको पैसा मिलता रहेगा, बीमा होता है, पेंशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एक साथ जो आपके पीएफ वगैरह, प्रोविडेंट फंड वगैरह के पैसे मिलते हैं, वो सब सारी चीज़ें तो है ही हैं। तो ये सब सुविधा इधर नहीं है, कोई भत्ते नहीं है, खाली पेमेंट है, जो भी आज है और कल नहीं है। तो ये चीज़ सोच के ही आप इधर आने का सोचिएगा। बाकी अब जैसे मैंने कहा कि कुछ नहीं है, उससे अच्छा तो चलो कुछ ही कर लें, तो ठीक है। बाकी आपको इसमें ज़रूर सोच समझ के डिसीजन लेना है। हालांकि इतना जल्दी भी कुछ नहीं है, अभी ये थोड़ा सा 15-20 दिन, शायद 1 महीना लग जाएगा अभी इसको शुरू होने में, जब तक आप थोड़ा सा सोच भी सकते हो, बट सोच समझ के इसमें आने का डिसीजन लीजिएगा। इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी गेस्ट फैकल्टी, विद्या संबल या संविदा कर्मियों से संबंधित, या अपने ओरिजिनली असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर से संबंधित, तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।